अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों सब लोग आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे में। ठीक है, अभी हम लोगों का इंग्लिश का कहाँ से कहाँ तक हो चुका है? हमारा कौन सा लेसन तक हो चुका है इंग्लिश का? ट्राई अगेन था। ट्राई अगेन। हाँ, ट्राई अगेन हो गया है ना। अभी अगली स्टोरी हमको लेनी है। ट्राई अगेन के बाद वाली कौन सी है? ट्राई अगेन के बाद वाली स्टोरी 2.2 द हाउस हाँ, The द House हाउस Builder। बिल्डर। बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें मैंने आप लोगों को वो चार्ट्स वगैरह सब लाने के लिए बोली थी, राइट? है ना? यस मिस। हाँ, तो वो चार्ट्स वगैरह जो लाने के लिए बोली थी, उसके ऊपर से हम लोगों को कौन कौन से प्रोफेशंस हैं, उस प्रोफेशंस के बारे में मालूम पड़ता है। तो वो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा द हाउस बिल्डर में। चिट चैट का पेज नंबर 30 जो है वो निकाले है ना सब लोगों ने? यस मिस। ये बंदा क्या कर रहा है? लेट रहा है। आराम कर रहा लेटा है। है। आराम कर रहा है न्यूज। ना? हाँ। ही इज रिलैक्सिंग ना? यस मिस। ही इज रिलैक्सिंग। सो व्हाट इज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन? रिटायरमेंट के बाद में इंसान जो है वो क्या करता है? आराम करता है ना? आराम करता है। सो आराम करता है। रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन इंडिकेट्स द एंड ऑफ वंस पर्टिकुलर ड्यूटी और अ जॉब। क्या होता है रिटायरमेंट का मतलब? एंड ऑफ ड्यूटी और जॉब। जब उसकी ड्यूटी या जॉब खत्म हो जाती है उसको बोला जाता है रिटायरमेंट। व्हेन डू पीपल रिटायर? दूसरा सवाल है, व्हेन डू पीपल रिटायर? सो लीगली आफ्टर द एज ऑफ 58। 58 साल के होने के बाद में पर्सन इज डिक्लेयर रिटायर एंड रिलीव ऑफ हिज ड्यूटी। सम ऑल्सो विश फॉर रिटायरमेंट ऑन देयर ओन। कोई कोई लोग उससे पहले भी रिटायरमेंट ले लेते हैं, है ना? जैसे अपने म्यूजिक टीचर है ना स्मिता भागवत मिस ने कैसे रिटायरमेंट ली? वो 58 ईयर्स की नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही रिटायरमेंट ले ली, है ना? तो उसको बोला जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड सवाल का जवाब हुआ। तो देखा आप लोगों ने, पहले सवाल का जवाब क्या है? व्हाट इज रिटायरमेंट? रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन इंडिकेट्स द एंड ऑफ वंस पर्टिकुलर ड्यूटी और जॉब, है ना? जॉब। व्हेन डू पीपल रिटायर? लीगली 58 ईयर्स के बाद। लीगली आफ्टर द एज। ठीक है, अब देखो सब रिटायरमेंट के बाद में कितने खुश हैं। तीसरा सवाल, फॉर व्हाट रीजन डू पीपल हैव टू रिटायर फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशन? तो किस वजह से लोग जो है वो रिटायरमेंट उनका हो जाता है? एक ही मतलब है उस सवाल का, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। सम फिजिकल, मेंटल और पर्सनल रीजन लीड्स टू पर्सन्स रिटायरमेंट फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशन। कुछ लोग जो वो पहले ही रिटायरमेंट लेते थे, क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका कुछ फिजिकल प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ उनको पेन या कुछ प्रॉब्लम फिजिकल, उन लोग बीमार हो जाते हैं, या मेंटल और पर्सनल रीजन, दिमागी तौर पे कुछ उनको प्रॉब्लम होता है, या कुछ उनके पर्सनल रीजन होते हैं, बच्चे बड़े हो गए अभी नहीं काम करने का है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण होते हैं रिटायरमेंट के, और बंदे लोग जो है वो रिटायरमेंट लेते हैं। हाउ डू पीपल स्पेंड देयर टाइम आफ्टर रिटायरमेंट? ये कौन है अभी? हाउ डू पीपल स्पेंड देयर टाइम आफ्टर रिटायरमेंट? लोग रिटायरमेंट के आफ्टर का टाइम कैसे बिताते हैं, क्या करते हैं रिटायरमेंट के बाद में? तो कुछ लोग सम टेक रेस्ट, कुछ लोग रेस्ट लेते हैं, जबकि कुछ लोग क्या करते हैं? इन्वॉल्व इन सोशल एजुकेशन। लोग कुछ लोग जो होते हैं वो सोशल काम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ एजुकेशनल काम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। सोशल काम में अभी देखो, जैसे कि अभी ये कोरोना के पीरियड में कितने लोग जो है वो एनजीओ में दाखिल हो गए थे, तो एनजीओ से उन लोगों ने बहुत लोगों को मदद कर दी।
कुछ लोग एजुकेशनल इसमें घुस जाते हैं, कुछ बच्चे गरीब होते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास अगर पैसा है तो वो लोगों की मदद करते हैं पढ़ने के लिए। और कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, नेतागिरी करते हैं, है ना। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जाते हैं, कुछ लोग जो है वो रिटायर होने के बाद में बस इबादत करने में लग जाते हैं, हज करते हैं, ये सब चीज़ करते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद में इस तरह की सब चीज़ें लोग करते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए? ठीक है, Yes, miss. ओके। Yes, miss. Yes, अच्छा लग रहा miss. है? अच्छा लग रहा है? Yes, miss. Yes, miss. नेक्स्ट हम देखेंगे सारे ऑक्यूपेशन। जैसे मैंने आप लोगों को चार्ट्स लाने बोली थी, देखो यहाँ पे पहला ऑक्यूपेशन आ रहा है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट यानी प्लान एंड डिज़ाइन स्ट्रक्चर, जो पूरे बिल्डिंग का प्लान बनाता है, डिज़ाइन करता है। दिख रहा है यहाँ पे ये कैसे डिज़ाइन कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए आप Yes, लोग जो ma'am. ड्राइंग एग्ज़ाम दे रहे हो ना, एलिमेंट्री इंटर एग्ज़ाम दे रहे हो, वो यहाँ पे आपको बहुत काम आएगा अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है। और आर्किटेक्ट देखो कोई भी बन सकता है, लड़की भी बन सकती है, लड़का भी बन सकता है, कोई भी आर्किटेक्ट बनता है। बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत पैसा है, ठीक है। इसके लिए नाटा का एग्ज़ाम देना पड़ता है। हाँ, अगला प्रोफेशन है देखो इंजीनियर। इंजीनियर में भी देखो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन बना दी, उसके आगे का काम जो होता है वो कौन करता है? इंजीनियर करता है। अब इंजीनियर में बहुत सारी कैटेगरी है। जो बिल्डिंग वगैरह का काम करता है उसको बोला जाता है सिविल इंजीनियर। क्या बोलते हैं उसको? सिविल इंजीनियर। सो इंजीनियर एंश्योर स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। इंजीनियर ही देखता है कि ये जो स्ट्रक्चर हम बनाने जाने वाले हैं, ये बिल्डिंग जो बनाने जाने वाले, जो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन बना के दिया है, वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनेगी, स्टेबल बनेगी, ये काम कौन देखता है? इंजीनियर। अभी इंजीनियर में भी लड़का लड़की दोनों भी बन सकते हैं, आप लोग भी बन सकते हो। हाँ, इसके लिए आपको JEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगला देखते हैं हम लोग बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? सुपरवाइज एंड सुपरवाइजेस कंस्ट्रक्शंस, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, प्रोफेशंस, यानी उस बिल्डिंग के काम में कितने लोग जो है वो काम करते हैं, उन सबको सुपरवाइज करता है। वो सब लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, वर्कर लोग काम कर रहे हैं या नहीं है। फिर ये सब जो है वो मटेरियल, बिल्डिंग का मटेरियल जो है वो इंजीनियर देखता है अच्छे क्वालिटी का है क्या नहीं। फिर वो मटेरियल से काम करवाने का काम कौन करता है? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। वो इंजीनियर के साथ में मिलकर काम करता है। तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। उसके बाद अगला जो है वो प्रोफेशन क्या है? कारपेंटर, है ना। कारपेंटर जो काम है ये भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बिल्डिंग तो सब दीवारें दीवारें बन गई, लेकिन दीवार सब दीवार रहती है क्या? उसमें खिड़की होती है, दरवाजे होते हैं, कुछ फर्नीचर होता है, छत होता है। तो ये सारी चीज़ों का कारपेंटरी का काम है। वुड का काम जो होता है वो कारपेंटर करता है। कारपेंटर को भी मैथमेटिक्स मालूम होना चाहिए। देखो कारपेंटरी का भी बड़ा जो काम होता है उसमें उनको सब गिन नाप कर सब करना पड़ता है। तो इसमें भी लड़का लड़की दोनों कारपेंटर बन सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। अगला है मेसन। मेसन यानी जब अभी ये कॉन्ट्रैक्टर जो काम लेता है, तो अभी दीवारें बनानी है तो कौन सी दीवार में ईंट लगेगी, कौन सी दीवार में जो वो ब्लॉक्स है वो लगेंगे। फिर वो सीमेंट जो मिलाया जाता है उसमें कितनी मात्रा में रेती होनी चाहिए, कितनी मात्रा में सीमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो मेसन देखता है। और मेसन जो है वो ये दीवार, ये सब चीज़ें जो है वो बनाने, दीवारें बनाने का काम जो है वो मेसन करता है। इसको भी मैथ्स मालूम होना चाहिए। सो मेसन बिल्ड्स वॉल्स, रूफ्स एक्सेट्रा एंड प्लास्टर्स, ये सब करता है मेसन, ठीक है। उसके बाद में टाइलर। टाइलर यानी किसको बोलते हैं? जो टाइल्स लगाता है। अब टाइल दोनों जगह लगती है, ज़मीन पे भी लगती है और दीवार में भी लगती है। सो टाइलर क्या करता है? डज द फ्लोरिंग एंड वॉल टाइलिंग। दोनों जगह पे टाइलिंग लगाने का काम टाइलर करता है। उसके बाद है इंटीरियर डेकोरेटर। आर्किटेक्ट के जैसा ही है ये भी इंटीरियर डेकोरेटर।
ये इंटीरियर डेकोरेटर क्या करता है, कौन से रूम में किस तरह पे कहाँ पे कौन सी चीज़ बनेगी, कहाँ टेबल कैसा रहेगा, ये किचन का जो है वो टेबल कैसा बनेगा, फिर फर्नीचर कैसा बनेगा। तो ये सारा अंदर के चीज़ों का इंटीरियर यानी अंदर का, इंटीरियर डिज़ाइनर यानी घर के अंदर में कौन सी चीज़ कैसी रहेगी, ये सारा डिज़ाइन बनाने का काम कौन करता है, इंटीरियर डेकोरेटर करता है। इसके लिए भी आप लोगों ने जो एलिमेंट्री और इंटर का एग्ज़ाम दिया है वो आपके काम आता है, इसका भी अलग से एग्ज़ाम होता है, ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, अच्छे पैसे मिलते हैं इसमें। सो इंटीरियर डेकोरेटर क्या करता है, ब्यूटिफाइजेस द इनसाइड ऑफ अ होम, एक घर को खूबसूरत बनाने का काम इंटीरियर डेकोरेटर करता है। तो अब आते हैं हमारे लेसन के ऊपर, ठीक है। हमारा लेसन जो है ये क्या है हम देखते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ मेसन हु वर्कड फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। ये एक मेसन की कहानी है। मेसन अभी हमने देखा जो दीवार वो सब बनाता है ना सीमेंट वगैरह से, उसको बोला जाता है। सो Yes, इट इज अ स्टोरी ऑफ मेसन। मेसन यानी जो इस तरह से दीवार वगैरह सीमेंट वगैरह से बनाता है उसको बोला जाता है। Who worked for a building contractor, the mason always strove to do his work to perfection. ये मेसन कैसा था, उसका काम वो एकदम परफेक्ट करता था और वो अपने काम करने के लिए क्या करता था, स्ट्रोव करता था। हाँ, ये है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और वो अपना काम करने के लिए स्ट्रोव करता था। स्ट्रोव करना यानी बहुत ही कड़ी मेहनत करता था वो मेसन, ठीक है। As soon as a house has been designed by the architect and details finalized by the engineer, आर्किटेक्ट और इंजीनियर आप लोगों ने तो अभी देखा, आर्किटेक्ट यानी इस तरह से घर की डिज़ाइन बनाता है ना, और इंजीनियर जिस तरह से उसको उस डिज़ाइन के हिसाब से काम करवाता है। सो द कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड फॉर द मेसन एंड leave the responsibility of building the house to him. The mason would then, without wasting any time, starts his work. और फिर मेसन क्या करता है, जैसे उसको इंजीनियर से और कॉन्ट्रैक्टर से परमिशन मिल गया, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. सो वो अपना काम बहुत ही डेडिकेशन से करता है। डेडिकेशन यानी एकदम जिम्मेदारी से, हाँ, कमिटेड टू टास्क और पर्पस, किसी की जिम्मेदारी लेना है उस वक्त पर वो काम करके देना। सो ही मेड श्योर दैट ही यूज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो सबसे अच्छा मटेरियल लेता है ऑफ हिज, ये बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अच्छे अच्छे क्वालिटी का मटेरियल लेना, ऑफ हाई क्वालिटी, द मेजरमेंट ऑफ द वॉल, डोरवेज, आर्चेस, है ना। तो ये जो है वो वॉल्स यानी देखो यहाँ पे ये जो है ये वॉल है, ये दीवार है, हाँ, और डोरवेज यानी ये दरवाज़ा, दरवाज़ा किस तरह से बनाया है उसका रहेगा, बनावट कैसी रहेगी दरवाजे की। और आर्चेस, आर्चेस यानी इसको बोला जाता है, ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है yes, आर्चेस। miss. आर्चेस, हाँ, इसको आर्चेस बोलते हैं, आर्चेस एक्सेट्रा वर द परफेक्ट एंड ही गेव एन एक्सीलेंट एंड अपीलिंग फिनिश टू whatever अपीलिंग फिनिश टू whatever he built। वो अपने इस काम के लिए जो क्या करता है, अपीलिंग फिनिश, अपीलिंग यानी एकदम बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है टू whatever he builds, वो जो भी बना रहा है। The owner of the new house built would be more than satisfied with the construction, ताकि उसका जो ओनर रहेगा वो उसका घर बनाया हुआ देख के बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाएगा, बहुत ही खुश हो जाएगा। अब मैंने सारे बाकी के वर्ड्स के मीनिंग आप लोगों को दिए थे और आपकी किताब में हाईलाइटेड वर्ड है उसके मीनिंग्स हैं। इसके अलावा दो वर्ड अभी आए हैं, अपीलिंग और सेटिस्फाइड। तो अपीलिंग यानी अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग, और सेटिस्फाइड यानी हैप्पी,
उस काम को देख के अगर कोई हैप्पी होता है और उसको प्राउड फील होता है तो उसको बोला जाता है सेटिस्फाइड। तो यहाँ तक क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? Yes, miss. ओके, सो नाउ विल प्रोसीड फर्दर। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं अभी। Why was the mason is very good workman? वो मेसन जो था वो बहुत अच्छा वर्कमैन था। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि वो क्या करता था अपना काम। द मेसन ऑलवेज स्ट्रोव टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। वो अपना काम करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। स्ट्रोव, स्ट्रोव यानी कड़ी मेहनत करना। उसका काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट काम होने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करता था वो मेसन। ठीक है, ये सवाल का जवाब भी समझ में आ गया। आपके किताब में देखो राइट साइड में जो पिंक कलर का बॉक्स है उसके अंदर सवाल भी है Yes, और miss. कुछ वर्ड्स भी है, तो उसमें ये सवाल है। ओके, सो वी विल प्रोसीड फर्दर। हम आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ, बिकॉज ऑफ द ज़ील, ज़ील यानी ग्रेट एंथुसियाज्म एंड एनर्जी इन वन एफर्ट्स, यानी बहुत ही फुर्तीले तरीके से, बहुत ही दिलो जान से जो कोई काम करता है उसको बोला जाता है ज़ील। फिर डेलिजेंस, डेलिजेंस यानी कांस्टेंट, केयरफुल और एफर्ट्स, जो अपना काम बहुत ही एहतियात से लगातार करते रहता है उसको बोला जाता है डेलिजेंस। सो डेलिजेंस, ये सारे हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग आपके साइड में किताब में दिए हुए हैं। लॉयल्टी एंड, लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंस यानी कंटिन्यूअस एफर्ट्स, जो लगातार अपने अच्छे से अच्छा काम करने के लिए जो काम करता है उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। दैट ही डिस्प्लेड हिज वर्क, द मेसन वाज इन ग्रेट डिमांड एंड फेच गुड बिजनेस। वो हमेशा अपना काम डिस्प्लेड, डिस्प्लेड यानी वो अपना काम अच्छे से बताता था, करके बताता था। एंड फेच गुड बिजनेस, फेच करना यानी लाना, गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत अच्छा बिजनेस लेके आता था। Subsequently, the contractor recompensed the mason handsomely with a very good salary. Subsequently यानी साथ ही साथ, उसके साथ ही साथ द कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, वो इतना अच्छा काम करता था, इतना अच्छा बिजनेस लाता था, इसलिए वो क्या करता था, रिकम्पेंस्ड, रिकम्पेंस्ड करना यानी मनी गिव फॉर वर्क डन, यानी अच्छा पैसा देना उसके लिए, जो वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको दिल खोल के वो पैसा देता था। द मेसन हैंडसमली, हैंडसमली यानी कोई अच्छा इंसान खूबसूरत दिखता है तो हम उसको बोलते हैं ना बहुत हैंडसम इंसान है, तो उसी तरह से हैंडसम पैसा यानी क्या, हैंडसमली विद अ गुड सैलरी यानी अच्छा पैसा देना। सो he could meet the need of his family sufficiently. He could meet the need of, meet the need of क्या है, एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज बोलते हैं, यानी एक मुहावरा है। तो मीट द नीड यानी कोई भी चीज़ जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी करना। ऑफ हिज फैमिली, इसकी फैमिली की चीज़ों को वो अच्छी तरीके से, सफिशेंटली, सफिशेंटली यानी भरपूर तरीके से वो पूरा करता था। विदाउट एनी स्कैरसिटी, स्कैरसिटी यानी कमतरता, कमी, वो अपनी फैमिली की हर चीज़ को भरपूर तरीके से पूरा करता था, उसमें कोई कमी लाने नहीं देता था। तो इस तरह से जो तुम्हारे किताब में वर्ड्स के मायने नहीं दिए हुए हैं वो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखी हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, लॉयल्टी का दिया हुआ है फेथफुल या ओबीडियंट, फिर डिस्प्लेड यानी टू प्रेजेंट, फेच यानी टू ब्रिंग, सब्सिक्वेंटली यानी आफ्टर सम टाइम, साथ ही साथ, हैंडसमली यानी नाइसली, मीट द नीड्स यानी, देखो ये इसको मैंने येलो किया है क्योंकि ये क्या है, ये वर्ड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, फ्रेज है। फुलफिल द रिक्वायरमेंट, सफिशिएंटली यानी इनफ, और स्कैरसिटी यानी शॉर्टेज, किसी चीज़ का शॉर्टेज नहीं होने देते थे। तो इस तरह से ये सारे अल्फाज आ गए।
अब चलते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ पर। द मेसन thus continue working with great devotion for many years। डिवोशन का मतलब जैसे हम लोग खुदा की इबादत करते हैं ना, तो कुछ लोग जो काम करते हैं उसकी इबादत करते हैं, उतने दिलो जान से वो काम करते हैं, सो उसको बोला जाता है डिवोशन। टिल ही बिकम्स अ ग्रैंडफादर, इतना बुढ़ा होने तक वो अपना काम लगातार उतने ही अच्छे तरीके से, उतनी अच्छी क्वालिटी से किए जा रहा था। देन ही डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू रिटायर एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। और उसने सोचा कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अपना वक्त जो है वो स्पेंड टाइम, यानी वक्त बिताना, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में, यानी पोता पोती के साथ में अपना वक्त बिताऊं। बीइंग अ फर्म माइंडेड पर्सन, एक पक्के इरादे वाला इंसान था वो। फर्म माइंडेड पर्सन यानी पक्के इरादे वाला इंसान। ही इन्फॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज डिसीजन, उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को अपने इरादे के बारे में बताया। ठीक है, टू रिटायर फ्रॉम हाउस बिल्डिंग, क्या बताया उसने, अब उसको अब रिटायर होना है हाउस बिल्डिंग से। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टेड, डिसहार्टेड यानी उसको बहुत ही बुरा लगा। फेल्ट डिसअपॉइंटेड, क्यों, क्योंकि उतना अच्छा काम करने वाला इंसान अगर बोलता है कि मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ तो बहुत ही बुरा लगता है हमको। तो उसी तरह से उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो बहुत ही डिसहार्टेड हो गया, बहुत ही उसको डिसअपॉइंट हुआ टू लूज सच एन एक्सीलेंट वर्कमैन एंड अर्ज्ड यानी उसने उसको बहुत ही जबरदस्ती की, फोर्स किया, अर्ज्ड द मेसन टू कंटिन्यू हिज जॉब। उसने अपने उसको मेसन को क्या बोला कि नहीं नहीं, तुम अपना रिटायरमेंट अभी मत लो, अभी तुमको काम करना ही है, अर्ज करना ही है, अभी तुम नहीं छोड़ सकते। द मेसन टू कंटिन्यू हिज जॉब, उसका जॉब कंटिन्यू करने के लिए उसने उसको अर्ज किया यानी उसको फोर्स किया। बट टू नो वेल, टू नो वेल यानी कोई फायदा नहीं हुआ, ऑफ नो यूज, क्योंकि उस वो एक बहुत ही फर्म माइंडेड पर्सन था ना, बहुत ही पक्के इरादे वाला इंसान था, इसलिए उसने अपना इरादा बना लिया था, इसलिए उसको कितना भी उसने बोला तो भी वो अपना इरादा बदलना नहीं चाहता था। द मेसन हैड मेड अप हिज माइंड एंड रिफ्यूज टू कैरी ऑन, उसने अपना दिमाग बना लिया था, इसलिए उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर की बात को मानने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर भी अभी आप लोग देखेंगे कि जो हाईलाइटेड मेड अप हिज माइंड, मेड अप हिज माइंड यानी अपना दिमाग बना लेना। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेंगे कि जो आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसके अलावा कुछ अलग वर्ड्स हैं जिसके मायने आपकी किताब में नहीं दी हुई है, और उसके साथ में कुछ जो है वो यहाँ पर फ्रेजेस भी हैं। स्पेंड टाइम, फर्म माइंडेड पर्सन, ये सब के मायने दिए हुए। स्पेंड टाइम यानी स्टे टुगेदर, फर्म माइंडेड पर्सन यानी स्ट्रॉन्ग विल्ड, मेड अप हिज माइंड यानी ऑलरेडी डिसाइडेड। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड कर चुका था। इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरह से यहाँ तक आप लोगों को कैसे समझ में आ गया पूरा अच्छे से, पूरा लेसन? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर है एक सवाल, what sudden decision did the mason take? उस मेसन ने अचानक से क्या फैसला लिया? तो क्या फैसला लिया उसने? He decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren। ये उसने डिसाइड किया। तो ये क्वेश्चन आपकी किताब में है, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो आंसर को उस पैराग्राफ में। तो इस तरह से उसने ये डिसीजन लिया। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पे। फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस्ड द मेसन, किसी तरह से उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस मेसन को मनवा लिया। कन्विंस्ड करना यानी मनवा लेना।
the mason to build one last house on a beautiful and convenient site. कन्वीनियंट साइट यानी एक अच्छी सी साइट पर, एक अच्छी सी जगह पे एक बहुत ही खूबसूरत आखिरी घर बनाने के लिए उसको उसने मनवा लिया। एज अ स्पेशल फेवर, एक खास उसको फेवर यानी कोई हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो उसको बोला जाता है फेवर। तो खास फेवर के लिए उसने मेसन को जो है वो मनवा लिया। द मेसन अग्रीड टू डू सो विद ग्रेट रिलक्टेंस। उस मेसन ने जो है वो आखिर में वो बात उसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की मान ली। विद ग्रेट रिलक्टेंस, रिलक्टेंस यानी बहुत ही दिल में नहीं होती है फिर भी हम लोग किसी को हाँ बोल देते हैं ना, उसको बोला जाता है रिलक्टेंस। यानी हमको नहीं करना होता है लेकिन हम लोग कर लेते हैं वो चीज़। नॉट टू हैप्पीली ईदर, कोई भी उसमें उसको खुशी नहीं थी। The construction started. It was a most beautifully designed house to be built at a sought after location. तो ये जो घर बनने वाला था असल में बहुत ही खूबसूरत बनना था और उसको सॉट आफ्टर लोकेशन यानी बहुत सारे लोकेशन बताए, उसमें से ये एक लोकेशन चुना गया था, चुना हुआ लोकेशन था। However, the mason could not put his mind and heart. इसके बावजूद भी वो मेसन अपना दिमाग और दिल जो है वो उस काम में नहीं लगा पा रहा था। In his work, he did his work very roughly and केयरलेसली। उसने उसका काम कैसे किया, देखो इतना अच्छा काम करने वाला इंसान और वो अभी देखो उसका दिमाग उसने बना लिया तो वो सब काम रफली करता है, केयरलेसली करता है, विदाउट इंटरेस्ट, उसमें कोई उसको इंटरेस्ट नहीं होता ऐसे करता है और डेडिकेशन नहीं है उसको उस काम में। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज ऑफ अ लो क्वालिटी, वो बिल्डिंग मटेरियल भी अच्छे क्वालिटी का देखता नहीं है, अच्छा है कि नहीं है वो भी देखता नहीं है, ध्यान नहीं देता है उस पर। बट ही डिड नॉट केयर, उसको उसके ऊपर ज़रा भी केयर नहीं था। ही सिंपली वांटेड टू कंप्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनली रिटायर। इन हेस्ट, हेस्ट यानी किसी से हम लोगों को हेस्ट करना यानी होता है बहुत ही जल्दबाजी में काम करते हैं ना, एकदम जल्दबाजी में काम करना, घाई घाई में काम करना। एंड फाइनली रिटायर, उसको लग रहा था मैं किसी भी तरीके से ये आखिरी काम करके पूरा करके उसको दे दूं और अपना रिटायर हो जाऊं। तो यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो आपकी किताब में उसके मायने नहीं हैं, उसके मायने यहाँ पर लिखाए हैं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक और वो है फ्रेज है, पुट हिज माइंड एंड हार्ट यानी केयरफुली एंड विलिंगली। वो अपना दिल और दिमाग उसमें केयरफुली और विलिंगली नहीं कर रहा था। कुड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट नहीं कर रहा था। तो इस तरह से जो है वो ये जो है वो वर्ड्स आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो बाद में देख लेना, ठीक है। Yes. आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर भी अगले पैराग्राफ में अगर हम लोग देखते हैं, इस पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला पैराग्राफ है, द हाउस वॉज रेडी। अब जो घर था वो बन चुका था। अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, वक्त से पहले ही बन चुका था क्योंकि उसने वो हेस्टली किया था, जल्दबाजी में किया था। वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर, बहुत ही रफली जो है वो बनाया हुआ स्ट्रक्चर था। वीक वॉल थी उसकी, बहुत ही कमज़ोर दीवारें थी। पुअर फिनिश थी उसकी, अच्छी फिनिशिंग नहीं थी। एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल, और ज़रा भी अच्छा नहीं दिख रहा था। एज डिज़ाइन, जैसा आर्किटेक्चर ने उसको डिज़ाइन किया था उतना वो खूबसूरत दिखाई नहीं दे रहा था। येट द मेसन डिड नॉट केयर, he informed the contractor that the house was was ready and he was waiting to hand over its key to him. उसने बोल दिया कि मेरा घर जो है आपका वो पूरा हो चुका है
और आप आपकी चाबियां ले लो। हैंड ओवर करना यानी सौंपना, उसने उसको अपनी चाबियां सौंप दी, सौंपना उसको, हैंड ओवर करना। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड एट द साइट, ही हैड अराइव्ड यानी आना, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो साइट पर आ गया। ही हैड अ फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल यानी जो कानूनी कागजात होते हैं घर के, उसको बोला जाता है लीगल डॉक्यूमेंट्स। इन हिज हैंड द मेसन हैंडेड ओवर द न्यू हाउस कीज टू हिम, उसने उसको नए घर की चाबियां दे दी। बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू एंटर द हाउस टू सी इट, वो कॉन्ट्रैक्टर अंदर नहीं आया उस घर को देखने के लिए कि कैसा बना है या कैसा नहीं। इंस्टेड विथ अ ब्रॉड स्माइल he handed over the file along with the house key to the mason and said, instead यानी उसके बदले उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, उसको ही उसकी चाबियां दे दी और उस घर के कागजात भी उस मेसन को ही दे दिए। said beaming happy tone, beaming यानी स्माइलिंग विद ग्रेट जॉय, बहुत ही खुशी से उसने वो चाबियां और उस घर के कागजात उस मेसन के हाथ में दे दिए। These are the ownership documents of this new house in your name, वो बोलता है कि ये तुम्हारे घर के कागजात तुम्हारे ताबे में ले लो जो तुम्हारे नाम पर है। द हाउस इज योर्स, ये घर जो है वो तुम्हारा है। आई हैड प्लान्ड इट एज अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने पहले से ही सोचा था कि ये घर मैं तुमको गिफ्ट दे दूंगा। तो अभी बच्चों सोचो कि क्या किया उसने अपने ही गिफ्ट के घर के लिए, अपने ही गिफ्ट का घर उसने खुद ने कैसा बनाया। समझ में आई बात? Yes, miss. पूरी जिंदगी भर Yes, उसने miss. इतनी मेहनत Yes, की, miss. इतना Yes, अच्छा miss. अच्छा काम किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन इंसान कभी कभी एक दिमाग बना लेता है कि बस मुझे नहीं करना है, और फिर वो किस तरह से बड़े नुकसान में पड़ जाता है। कितने बड़े नुकसान में पड़ गया वो, है ना। अब उसने ही अपना घर कितना गंदा बनाया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन आपके किताब में नहीं है, उसके मायने दिए हुए हैं, आप चाहे तो लिख कर ले सकते हो। हैंड ओवर यानी गेव इट, अराइव्ड यानी आना, रीच टू कम, रीच और टू कम। अब यहाँ पर एक सवाल है, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टर इन द वर्कमैनशिप ऑफ द लास्ट हाउस, व्हाट वाज द कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन इन द वर्कमैनशिप ऑफ द लास्ट हाउस। तो कैसा था उसका कंस्ट्रक्शन। द हाउस वाज रेडी earlier than the expected time, very roughly made structure, weak wall थी उसकी, poor furniture था उसका, और did not look as good at all as design। तो ये क्वेश्चन है आपके इसमें, उसका ये आंसर है, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा सवाल है, what shock awaited the mason, मेसन को क्या शौक लगा, सोच सकते हो ना क्या शौक लगा कि जिंदगी भर उसने काम इतना अच्छा किया, लेकिन खुद के ही लिए उसने जो किया वो इतना बुरा किया। द शॉक दैट वेटेड द मेसन वॉज दैट, ये आपको लिख कर लेना पड़ेगा क्योंकि इसको अंडरलाइन नहीं कर सकते। द शॉक दैट अवेटेड द मेसन वॉज दैट द कॉन्ट्रैक्टर हैड प्लान टू गिफ्ट दैट हाउस टू द मेसन, उस कॉन्ट्रैक्टर ने वो घर जो है वो उस मेसन को देने का इरादा किया, वही जो है वो उसने खराब बना दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ही प्लान इट एज अ गिफ्ट फॉर इट, जो उसने प्लानिंग की थी वही घर उसने सबसे खराब बना दिया था। बहुत ही रफ बनाया था, उसका स्ट्रक्चर वीक था, वॉल पुअर फिनिश के थे, इस तरह से उसने बनाया था। तो अब यहाँ पे हमारा वक्त अभी 1 मिनट का बचा है। 1 मिनट में आप लोग जल्दी जल्दी देखेंगे यहाँ पे जोड़ी किसकी क्या बनेगी। आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, कारपेंटर है। मिस मैं बताऊं? चलो जल्दी मैं जल्दी बता रही हूँ। फास्ट। मैं और अगर जल्दी। खत्म हो गया तो रिजॉइन करेंगे। हाँ, यस मिस। मिस पहले का आर्चिटेक्ट का आएगा डी, प्लान्स एंड डिजाइन स्ट्रक्चर।
वेरी गुड। मिस हर दूसरे बार का तुम नहीं ई। बोलोगी, हाँ, हर बार तुम नहीं बोलोगी। अगला बोलो, कौन बोलेगा? इंजीनियर। मिस दूसरे का ई। हाँ, इंश्योर्स स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। वेरी गुड। तीसरे का? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। मिस मैं बोलूं? हाँ, बोलो जल्दी जल्दी। तीसरे का जी। हाँ, सरप्राइज का सुपरवाइज सुपरवाइज। कंस्ट्रक्शन, सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉय, वर्कर, एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स वर्कर, एक्सेट्रा। प्रकर्शन अटैक। 4। मिस चौथे का मैं बोलूं? हाँ, चलो बोलो जल्दी जल्दी। कारपेंटर। Miss बोल रहा है मैक्स फ्रीडम फायर डोर्स विंडोज एक्सेप्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, मेसन का कौन बताएगा? मेसन। मिस मैं बोलूं? बोल रही हूँ। हाँ, बोलो। जिसने बोला वो नहीं बोलेगा, जिसने नहीं बोला है वो बोलेंगे। चलो मिस मैं बोलो। अस्मा ने जवाब मिस नहीं दी। अस्मा। Moody's was it हाँ, is and मेसन का क्या आएगा? जल्दी बोलो। वो बिल्ड्स है, बिल्ड्स, बुलेट्स नहीं है। बिल्ड्स वॉल्स, रूफ एक्सेट्रा। bells, walls, root, and extra and प्लास्टर। plasters. टाइलर का बोलो। टाइलर। Miss does the flooring. हाँ, टाइलर का बोलो। Does the flooring. वेरी गुड। डज द फ्लोरिंग। नेक्स्ट है इंटीरियर Flooring. डेकोरेटर। इंटीरियर डेकोरेटर का कौन बोलेगा? जल्दी बोलो। Miss Beauty inside of the home. एक the साथ मत इतने। inside of a home. ब्यूटिफाइज द इनसाइड ऑफ होम। तो हाँ। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया? अच्छे से Yes, समझ में miss. आ गया? Yes, miss. ओके। तो देखो यहाँ पे सबके आंसर्स हैं जो आपने दिए, वो सही है या नहीं देख लो जरा सा। हाँ, अब यहाँ पे आपको सही है सब मिस। सब आंसर्स जो है वो यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे, एक एक करके आप लोग देखेंगे। सेकंड का, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। सब लोग देख लो अच्छे से। मिस सही है। आप लोगों को सही है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? अब असाइनमेंट क्या है तुम्हारा? असाइनमेंट क्या है तुम्हारा कि आपको क्या करना है? प्रिपेयर अ पिक्टोरियल एल्बम। आपको एक एल्बम बनानी है ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस। इसीलिए मैंने आप लोगों को चार्ट लाने बोली थी। दैट यू वुड लाइक एज योर करियर। अब आप लोग 8वीं में हो ना, तो 8वीं के बाद में 9वीं 10वीं, तो आपको अभी से अपना करियर सोचना है कि मैं आगे जाके क्या बनना पसंद करूँगा, मुझे क्या बनना है। तो उसके हिसाब से आपको एक एल्बम बनाना है जिसमें सारे प्रोफेशन होंगे और वो प्रोफेशन की थोड़ी थोड़ी सी मालूमात लिखनी है और फिर इसमें से आपको अपना करियर चुनना है कि मैं आगे जाके क्या बनूंगा मैं। राइट फ्यू लाइन्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये लेसन जो है वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, है ना? अच्छा लगा? मिस बहुत अच्छा। Yes, miss. बहुत अच्छा। Miss. अच्छे से समझ में आ गया? Yes, miss. Yes, miss. ओके। तो कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई इस लेसन में, तो आप पूछ सकते हो। हाँ? कोई चीज़, कोई हिस्सा ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? No, miss. अच्छा लगा? No, miss. Yes, Yes, miss. miss. ओके, वेरी गुड। तो चलो, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। Allah Hafiz. अल्लाह Hafiz. Allah Hafiz. Miss. हाफिज।